नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चार का चक्रव्यूह देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ कृतिका। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे लखनऊ से, जहां लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपनी रणनीति बनाती नजर आ रही है। युवाओं को अपने पाले में लाने के लिए यह रणनीति बीएसपी की तरफ से बनाई जा रही है, जहां पश्चिमी यूपी में युवाओं को पाले में लाने की तैयारी है। आजाद समाज पार्टी में सेंध लगाने के लिए युवाओं को जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुजन समाज पार्टी की तरफ से पश्चिमी यूपी के कई जिलों में बीएसपी के लिए चुनौती अब बनती नजर आ रही है। दरअसल चंद्रशेखर की पार्टी निकाय चुनाव से पहले संबंधित क्षेत्र के कोऑर्डिनेटर अहम जिम्मेदारी देंगे और अपने यहां अभियान चलाकर युवाओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारियां दी जाएंगी। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाले समय में जो चुनाव होने हैं उसको लेकर कहीं ना कहीं अपनी रणनीति अब बहुजन समाज पार्टी बनाती हुई नजर आ रही है। तो एक्टिव मोड में है इस वक्त बहुजन समाज पार्टी और रणनीति बनाई जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को बहुजन समाज पार्टी में शामिल किया जाए। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अपनी रणनीति बनाती हुई कहीं ना कहीं नजर आ रही है। निकाय चुनाव से पहले संबंधित क्षेत्र में के जो कोऑर्डिनेटर हैं उनको अहम जिम्मेदारी देंगे। अपने यहां अभियान चलाकर युवाओं को पार्टी में अहम जिम्मेदारी दी जाएगी। तो लोकसभा चुनाव को लेकर बहुजन समाज पार्टी इस वक्त अब रणनीति अपनी बना रही है। आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव होने हैं और ऐसे में जहां भारतीय जनता पार्टी फुल एक्टिव मोड में है, तो वहीं अब बहुजन समाज पार्टी भी धीरे धीरे एक्टिव मोड में नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी भी पहले से ही एक्टिव मोड में उत्तर प्रदेश के अंदर है। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटों पर किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये तो खैर आने वाला वक्त ही बताएगा, लेकिन इतना जरूर है कि लगातार युवाओं पर ध्यान केंद्रित कर रही हैं सभी पार्टियां। भारतीय जनता पार्टी पहले से ही युवाओं को अपने पाले में रखने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा समाजवादी पार्टी भी युवाओं को जोड़ रही है और अब बहुजन समाज पार्टी भी युवाओं को अपने साथ जोड़कर अहम जिम्मेदारी देने की तैयारी कहीं ना कहीं कर रही है। तो सारा जो केंद्र है ध्यान का वो है युवाओं के ऊपर उत्तर प्रदेश के अंदर। अब उत्तर प्रदेश के युवा किस पार्टी की तरफ रुख करेंगे ये तो खैर देखना होगा, लेकिन लगातार कोशिश जरूर यही की जा रही है कि किसी भी तरीके से युवाओं को अपने पाले में लिया जाए। तो उत्तर प्रदेश की 80 सीटें और 80 सीटों में से किसके खाते में कितनी सीटें जाएंगी ये देखना वाकई बेहद दिलचस्प होने वाला है आने वाले समय में, क्योंकि 2024 में ये चुनाव होने हैं, लोकसभा चुनाव होने हैं 2024 में, जिसके लिए सभी पार्टियों ने अपनी पूरी तैयारी अब कहीं ना कहीं कर ली है। अपनी अपनी रणनीति बनाई जा रही है। अधिक जानकारी के साथ फोन लाइन पर स्कंदिता मिश्रा हमारे साथ जुड़ गई हैं। स्कंदिता, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में? देखिए, बहुजन समाज पार्टी 2024 के लिए अब युवाओं को लेकर रणनीति बना रही है कि ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी में शामिल किया जाए और उन्हें अहम जिम्मेदारियां दी जाएं। जी बिल्कुल, बीजेपी प्रदेश समिति की बैठक में तैयार होगा 2024 का मैप, और जो बीएसपी है वो अब युवाओं को साथ लाने की कोशिश कर रही है। और जो भारतीय जनता पार्टी की जो उपलब्धियां हैं और जो विपक्षी पार्टियां हैं और जो विपक्षी पार्टियां जो उन्होंने जो भी काम किया है उसको देखते हुए वो अपनी रणनीतियां तय करेंगे कि किस तरीके से निकाय चुनाव में अपना प्रदर्शन बेहतर करना है, कैसे 2024 का जो लोकसभा चुनाव है उसमें अपना प्रदर्शन बेहतर करना है। हालांकि एक जो फिक्स समुदाय है बीएसपी का, जिसमें उनका वोट कोर हमेशा से बना रहता है, दलित समुदाय की बात कर रही हूँ। इसके अलावा जो युवा है वो युवा को पे फोकस कर रहे हैं और स्पेशली वेस्ट यूपी के जो युवा हैं उनको साथ लाने की कोशिश कर रही है लगातार बहुजन समाज पार्टी। इसके अलावा जो तमाम जो बैठक हो रही है, बूथ स्तर की बैठक कर रहे हैं। अभी हाल ही में जो तमाम पार्टी के कार्यकर्ता थे उनके साथ में एक बैठक हुई है और रिसेंटली 2 या 3 दिनों से बहुजन समाज पार्टी लगातार एक्टिव नज़र आ रही है और अपने तमाम कार्यकर्ताओं के साथ में रोज़ाना बैठक कर रही है और विपक्ष के सारे मुद्दों को देखकर, उनका जाति समीकरण और वो सब चीज़ें, उनकी उपलब्धियों को देखते हुए किस तरीके से अपना रोड मैप तैयार करना है, किस तरीके से 2024
2024 में टक्कर देनी है, उसको लेकर बहुजन समाज पार्टी अपने जो सलाहकार है उनके साथ में डिस्कशन कर रही है, उनके साथ बैठक करके लगातार रणनीतियाँ बना रही है और उनका मेन फोकस यही है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी जो है वो ये दिखाने की कोशिश कर रही हैं कि भाई अब हम भी मैदान में उतर गए हैं, टक्कर देते हुए नजर आएंगे 2024 में। जहां अभी तक सिर्फ सपा और भाजपा नजर आ रही थी, वहां अब मायावती जी अपने जो उनका 15 जनवरी को अपने जन्मदिन के बाद जो उन्होंने एक समारोह किया था कार्यक्रम, उसके बाद से उन्होंने अपने तमाम जो भी दूर जो जिलों के उत्तर प्रदेश के जो 75 जिले हैं, सब जहाँ जहाँ उनके कार्यकर्ता हैं उन सबको न्योता भेजकर सबको बुलाया, सबके साथ बैठकर उन्होंने रणनीतियाँ बनाई और तब से लेकर अभी तक रोजाना वो एक्टिव नजर आ रही हैं। जहाँ मायावती पिछले सालों से एक ट्वीट के जरिए सिर्फ बात करती थी, अब वो मैदान में उतर आई हैं, सड़कों पे दिखाई दे रही हैं, बैठ के बात कर रही हैं, लोगों के साथ में बैठक कर रही हैं, जहाँ वो सिर्फ एक ट्वीट भर से काम चला जिस तरीके से जो रणनीति बहुजन समाज पार्टी इस वक्त बना रही है युवाओं को लेकर के, युवाओं को ज्यादा से ज्यादा युवाओं को पार्टी के साथ जोड़ा जाए, अहम जिम्मेदारियां उन्हें दी जाएं, युवाओं को लेकर ही रणनीति भारतीय जनता पार्टी भी बनाई है पहले ही, हालांकि ताकि युवाओं को ज्यादा संख्या में जोड़ा जाए। उसके अलावा समाजवादी पार्टी भी कहीं ना कहीं यही कोशिश कर रही है कि ज्यादा संख्या में युवा समाजवादी पार्टी से जुड़े। तो ऐसे में प्रदेश का युवाओं का रुख किस साइड होगा, ये वाकई बेहद दिलचस्प होगा आने वाले समय में। जी बिल्कुल, अगर युवाओं की बात की जाए और जो आने वाली अगर राजनीति की बात की जाए तो युवा उसमें एक अहम भूमिका निभाते हैं। जहां उनके रोजगार को लेकर एक बड़ा मुद्दा बनता है तो वहां पर उनका जो माइंडसेट है, उनका जो दिमाग है वो भी अलग है, वो चीज़ों को बेहतर समझते हैं। तो राजनीति कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि अब वो पुरानी राजनीति रह नहीं गई है। युवा जो है वो वोट करने से पहले देखते हैं, चीज़ें देखते हैं कि कौन सा नेता हमारे लिए सही होगा, कौन सा नेता सचमुच में काम करता हुआ नजर आ रहा है। तो और जो तमाम पार्टियां हैं वो भी अब इस बात को समझ चुकी है कि युवा वर्ग जो है वो कितना ज़्यादा अहम है किसी भी चुनाव को जीतने के लिए। तो अब जहां जातीय समीकरण सेट कर वोट जीत लिया जाता था, जहां तमाम हिंदू मुस्लिम के वादे करके चुनाव के मैदान में उतर जाया करते थे, या जो नाकामियां होती थी उनको उठाकर जब चुनाव के मैदान में उतरा जाता था अपना एक प्रोजेक्ट लेके, वहाँ पर अब जो है चीज़ें बेहतर दिखाई पड़ रही हैं। युवाओं को लेकर समाजवादी पार्टी भी कोशिश कर रही है, बीएसपी भी इसको मुद्दा बना रही है और बीजेपी भी जो है युवाओं को लेकर, उनकी शिक्षा को लेकर तमाम वादे कर रही है कि हम स्टूडेंट्स के लिए ये लेकर आएंगे, युवाओं के लिए अलग अलग योजना लेकर आएंगे। और युवा जो है वो भी बीजेपी सरकार से कुछ त्रस्त नज़र आ रहे हैं। तो ऐसे में बीजेपी के लिए भी इतना आसान नहीं होने वाला ये चुनाव। जिस तरीके से बीजेपी की जो पिछली योजनाएं रही हैं उनको देखते हुए शायद युवा जो हैं वो एक बार विचार करें। जहां अभी तक बीजेपी चुनाव जीतते आ रही है, पिछले तमाम सालों से लगातार बनी हुई है, लगातार अपना झापा उन्होंने बनाया हुआ है, लेकिन अब जो चीज़ें होंगी वो इतनी आसान नहीं होगी, क्योंकि युवा एक मेन कड़ी है जो किसी भी सरकार को जिताने में अहम भूमिका निभाता है। तो अब तमाम जो पार्टियां हैं वो युवा पर मेन फोकस करती हुई नजर आ रही है। चलिए, शुक्रिया इसका तमाम जानकारी और अपडेट्स देने के लिए। और चलिए इसी के साथ 4 के चक्रव्यूह में अब अगली खबर का रुख कर लेते हैं। मुलायम परिवार की आय से अधिक संपत्ति मामले में सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज होने पर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता राकेश त्रिपाठी ने अखिलेश यादव पर सीधा हमला बोला। उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव को जवाब और हिसाब देना पड़ेगा। सफाई कुनबे की आलीशान कोठियों में इटालियन मार्बल और पेरिस के झूमर का हिसाब और आय से अधिक संपत्ति कैसे बनी, इसका जवाब देना पड़ेगा। दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने सीबीआई की क्लोजर रिपोर्ट खारिज कर दी है और अब यह खुलासा हो सकेगा फिर से कि ये सफाई कुनबे ने ये सैकड़ों करोड़ की संपत्तियां कैसे जुटाई है, ये पेरिस से झूमर कहां से आए हैं, ये इटली का मार्बल घर में कैसे लगा है, ये इतनी बड़ी बड़ी संपत्तियां लखनऊ के आलीशान पॉश एरिया में कैसे इकट्ठी की गई है। इन सारी बातों का अब खुलासा होगा कि कैसे सत्ता के दम पर, रसूख पर जनता की गाढ़ी कमाई को लूट करके इतना बड़ा कुनबा तैयार किया गया है। अब एक एक बातों का खुलासा होगा और अखिलेश यादव जी की मुश्किलें आने वाले समय में फिर से बढ़ती हुई दिखाई देंगी। वहीं बलिया में समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल सिंह यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि बीजेपी के राज में कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न नहीं रुका तो बीजेपी की लंका जलेगी और सपा सड़कों पर संघर्ष करेगी। साथ ही शिवपाल यादव ने कहा कि सभी समाजवादी लोगों को एक मंच पर लाने की कवायद चल रही है।
देखिए, राहुल गांधी को हमारी शुभकामनाएं, लेकिन उनकी पार्टी अलग है, हमारी अलग है पार्टी है। क्या ऐसा देखा जाए कि भविष्य में कांग्रेस से सपा दूर रहेगी? अब ये इंतजार करो। थैंक यू। हमारा केवल लक्ष्य है भारतीय जनता पार्टी को हटाने का, उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। तो उसका सम्मान किया, उसको राहत देने का काम किया है। लेकिन ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार आप देख रहे हो, चुन चुन करके विपक्ष के लोगों पर उत्पीड़न। हम तो जिस जिले में गए हैं उस जिले में केवल विपक्ष को खत्म करो, उत्पीड़न करो, बुलडोजर चलाओ, जेल भेजो, झूठे मुकदमों में लगातार जेल। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता मनोज जुड़ गए फोन लाइन पर। मनोज, क्या कुछ ताजा अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, शिवपाल सिंह यादव सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी पर हमलावर होते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि बीजेपी की लंका जलेगी और सपा सड़कों पर संघर्ष करेगी। जी, आपको बताते चले बलिया में कल से ही शिवपाल सिंह यादव आए हुए हैं। आज बद्री सिंह की पुण्यतिथि में भी सम्मिलित हुए। शिवपाल ने प्रेस वार्ता के दौरान सीधे तौर पर ये कहा कि बीजेपी पर तंज करते हुए कि बीजेपी के द्वारा जो किए जा रहे हैं सपा के कार्यकर्ताओं के साथ अत्याचार, उस जुल्म को सपा बर्दाश्त नहीं करेगी और तितर बितर हुए सभी सपा जनों को एक मंच पर किया जाएगा। वहीं बीजेपी की लंका को दहाने का काम बीजेपी अपने सपा अपने दम पर करेगी। बीजेपी की लंका बीजेपी को सत्ता हीन करने के लिए ये कोई कोर कसर नहीं छोड़ेगी। सपा जो है पूरे दमखम के साथ लड़ेगी। 2024 में बीजेपी को मुंह की खानी होगी। जी ठीक है, शुक्रिया मनोज तमाम अपडेट देने के लिए। वहीं लखनऊ में 5 दिवसीय सिल्क एक्सपो का शुभारंभ आज हो गया। कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने सिल्क एक्सपो 2023 का शुभारंभ किया। बता दें कि 19 जनवरी से 23 जनवरी तक सिल्क एक्सपो चलेगा और इस दौरान कैबिनेट मंत्री राकेश सचान ने न्यूज़ वन इंडिया से खास बातचीत भी की है। आपको सुनाते हैं क्या कुछ उन्होंने कहा है। सिल्क एक्सपो 2023 का शुभारंभ हो चुका। हमारे साथ कैबिनेट मिनिस्टर राकेश सचान जी। सर, किस तरह से एक्सपो हो रहा है, क्या कैसे? देखिए, ये एक्सपो हमारा 19 से 23 जनवरी तक चलेगा, जिसमें रेशम से उत्पाद जितने भी स्टॉल हैं वो सब लगेंगे और पूरी तरह से हमें रेशम उत्पादक को प्रोत्साहन देना, उनको बढ़ाना है। इसीलिए उनको आज पुरस्कार भी हम लोग देंगे। सर, ग्लोबल इन्वेस्टर समिट हो रही है, करोड़ों रुपए का यहाँ निवेश हो रहा है। आपके विभाग में कितना निवेश अभी तक अनुबंध हुआ है? मेरे उसमें लगभग 90,000 करोड़ रुपए का MU हो चुका है, जो MSME विभाग के द्वारा है और अभी भी लगातार प्रयासरत है। 10 फरवरी तक इसको बढ़कर के 1 लाख करोड़ से ऊपर होगा MSME विभाग में। और क्या संभावनाएं अभी देख रहे हैं आप? देखिए, ODOP जब से माननीय मुख्यमंत्री जी के ने शुरू किया है तो पूरे 75 जनपदों की एक उत्पाद की पहचान बनी है। पूरे देश और दुनिया में आज ODOP की मांग हो रही है। अभी हम लोगों ने लुलु माल से MU किया था। जब हम लोग विदेशों में गए तो वहाँ पर भी हमारी जो ODOP के उत्पाद थे वो मालों में लगे हैं, लोग उनकी डिमांड है। तो जो हस्तशिल्पी थे, जो हमारे छोटे छोटे ये लोग पैदा करते थे, बनाते थे, इनको अच्छी कीमत मिलने लगी है और सीधे ऑनलाइन फ्लिपकार्ट और अमेजॉन से भी टाई अप हो गया है, तो उस पर सीधे उत्पादक को बहुत अच्छा पैसा मिल रहा है। निश्चित तौर पर हमारे साथ कैबिनेट मंत्री आज जो राकेश सचान जी थे, इनका साफ तौर पर कहना है कि MSME विभाग बेहतर काम कर रहा है। साथ ही साथ ODOP के माध्यम से आज जो लोगों को जो रोजगार मिल रहा है, इसके अलावा जो उचित दाम मिलना चाहिए था वो भी मिल रहा है। सिल्क नगर विकास मंत्री A.K. शर्मा ने G20 आयोजन को लेकर लखनऊ में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। A.K. शर्मा ने इस दौरान कहा कि ग्लोबल इन्वेस्टर समिट को लेकर देश विदेश के लोगों का स्वागत है। रन फॉर G20 वॉकथन का आयोजन भी किया जाएगा। शहर में सुंदरीकरण का काम भी किया जा रहा है। और क्या कुछ कहा A.K. शर्मा ने, आपको सुनवाते हैं। कि आने वाला जो महीना है ये बहुत ही महत्वपूर्ण है अपने लिए। हम जो है ग्लोबल बेंचमार्किंग की तरफ कल मैं लखनऊ देखने भी गया था। कई जगहों पे जहाँ काम हो रहे हैं, जहाँ तैयारियां हो रही हैं, साफ सफाई की व्यवस्था, कहीं झाड़ झंखाड़ दूर करने की व्यवस्था, कचरे दूर करने की व्यवस्था, कैसे हम सुशोभित करें अपने नगर को कि विदेश के लोग भी आकर के
उनके मन में एकदम एक जो वाव फैक्टर होता है कि हाँ मैं कहीं आया हूँ, हमने कुछ देखा है, हम कहीं गए थे। और तो उस मिजाज के साथ हमने पूरी अपनी टीम को काम करने का आह्वान किया है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस प्रकार की हम लोगों को सूचना दिया है। हमने ये भी कहा है, अब आपके मार्फत ये बात मैं फिर से दोहराना भी चाहूंगा कि जिन 4 नगरों में G20 की मीटिंगें हो रही हैं वो तो महत्वपूर्ण है ही, वहाँ की व्यवस्थाएं ठीक करना, लेकिन जब कोई विदेशी मेहमान आता है तो हम भी चाहते हैं और हमें चाहना भी चाहिए कि वो अगल बगल भी जाए। जैसे कोई लखनऊ आता है तो हम चाहेंगे कि वो अयोध्या भी देखने जाए, वो मिश्रिक और नैमिषारण्य भी देखने जाए, बनारस जाए, अन्य जगहों पे जाए। तो इस प्रकार हमने सबको ये कहा है कि सिर्फ ये 4 नगर नहीं बल्कि हमारे सभी नगर, मैंने तो यहाँ तक कहा है कि 760-62 जो हमारे निकाय हैं, सभी निकाय अपनी तैयारी करें। कोई कहीं भी जा सकता है, किसी को टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा, स्पिरिचुअल टूरिज्म में इंटरेस्ट होगा तो वो अयोध्या मथुरा जा सकता है, काशी जा सकता है। हम लोग उसी भावना से हमने इस महीने से शुरू करके एक UPG सिटी नाम का एक अभियान भी हमने छेड़ा है कि हम अपने नगरों को कैसे हम ग्लोबल स्टैंडर्ड का बनावे, कैसे हम उन्हें वैश्विक नगर बनावे कि कहीं से भी कोई व्यक्ति आवे तो उसमें कहीं कोई कमी हमारी साफ सफाई में या सुविधाओं में न दिखे। ये संदेश आपके मार्फत में चाहूंगा कि हमारे राज्य में फैले, लोगों तक फैले, हमारे कर्मचारियों, अधिकारियों, पदाधिकारियों तक फैले, जिससे हम एक बेहतर या सर्वोत्कृष्ट उत्तर प्रदेश और अपने भारत को का हम नाम कर सके। बाकी डिटेल में हमारे प्रमुख सचिव जी और मंडल आयुक्त प्रेजेंटेशन करेंगे। उसके बाद अगर कुछ बात रहेगी तो मैं बैठा हूं आपसे बात। वहीं भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने गाजीपुर में दिवंगत पूर्व दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री प्रभुनाथ चौहान को श्रद्धांजलि दी। प्रभुनाथ चौहान का 17 जनवरी को निधन हुआ था। वहीं लखनऊ में नगर निगम की लापरवाही के खिलाफ चल रहे प्रदर्शन में आम आदमी पार्टी के यूपी प्रभारी संजय सिंह पहुंचे। आपको बता दें कि पिछले 10 दिनों से आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता नगर निगम के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। इस दौरान संजय सिंह ने न्यूज वन इंडिया से खास बातचीत की है और संजय सिंह ने क्या कुछ कहा है इस दौरान वो आपको सुनाते हैं। लखनऊ नगर निगम का आज से 5 साल का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। लखनऊ नगर निगम की व्यवस्थाओं के खिलाफ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता प्रदर्शन कर रहे थे और आज सांसद संजय सिंह जी खुद उस प्रदर्शन में शामिल हुए। सर, नगर निगम का आज से कार्यकाल भी समाप्त हो रहा है लखनऊ नगर निगम और उसी खिलाफ आप प्रदर्शन कर रहे हैं। देखिए, हर वार्ड में इस तरह का आंदोलन आम आदमी पार्टी करेगी। सीवर की समस्या, सड़क की समस्या, पानी की समस्या, हाउस टैक्स की समस्या, गंदगी की समस्या, ये सब बुनियादी समस्याएं हैं शहर की। इस पर कोई काम मेयर करता नहीं, भारतीय जनता पार्टी के पार्षद करते नहीं, विधायक करते नहीं, तो इसके लिए हम लोगों को मजबूरी में यह आंदोलन करना पड़ रहा है। हमारे कार्यकर्ता यहाँ पर जिले के उपाध्यक्ष सईद सिद्दीकी साहब और हमारे विधानसभा का जो चुनाव लड़ चुके हैं, ये विधानसभा के प्रभारी आलोक सिंह जी, ये सब लोग इस धरने पर बैठे हुए हैं। कंटिन्यू ये धरना हमारा चलेगा और इस पर काम करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि आप जनता का वोट लेके और फिर जनता को 5 साल मूर्ख बनाएंगे, कोई काम नहीं करेंगे, ये चीज होने नहीं पाएगी। सर, एमसीडी का चुनाव जीत चुके हैं, नगर निगम के चुनाव को लेकर क्या निकाय के नगर निगम का चुनाव हम लोग लड़ेंगे और बहुत मजबूती के साथ पूरे उत्तर प्रदेश में लड़ेंगे। कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष पर आरोप लगा रहे खिलाड़ी, इसको कैसे देखें? नहीं, ये बहुत ही गंभीर आरोप है और इस पे सरकार को सामने आके जवाब देना चाहिए। निश्चित तौर पर ये आम आदमी पार्टी सांसद और यूपी प्रभारी संजय सिंह जी, इनका साफ तौर पर कहना है कि व्यवस्थाएं नगर निगम की ध्वस्त है, उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन जारी रहेगा। साथ ही साथ जो कुश्ती महासंघ के अध्यक्ष के खिलाफ आरोप लगाए जा रहे हैं, उन पर कहना है कि इसकी जांच होनी चाहिए और इसकी जो जिम्मेदार अधिकारी हैं, जिम्मेदार लोग हैं, सामने आकर के बताना चाहिए कि वास्तविकता क्या थी। लखनऊ से न्यूज इंडिया के लिए अश्विनी कुमार, सहयोगी अमित साहनी के साथ। और अगली खबर मेरठ से, जहां पर रंगदारी नहीं देने पर युवक के परिवार पर हमला किया गया है। दरअसल 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर यह हमला किया गया। खालिद लफ्टी नाम का बदमाश रंगदारी मांग रहा था। युवक और उसके परिवार को जान का खतरा है। युवक ने पुलिस से फिलहाल सुरक्षा की गुहार लगाई है। मेरठ के लिए साड़ी गेट का पूरा मामला बता रहे हैं आपको।
तो मेरठ से ये पूरा मामला सामने आया, जहां इस वक्त युवक पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगा रहा है। दरअसल रंगदारी नहीं देने पर परिवार को मारने की धमकी कहीं ना कहीं दी गई है। रंगदारी नहीं देने पर युवक के परिवार पर हमला भी किया गया है। तो मेरठ की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 2 लाख रुपए रंगदारी नहीं देने पर यह हमला किया गया। मेरठ से जहां पर खालिद लेफ्टी नाम के बदमाश रंगदारी इस वक्त मांग रहा है और रंगदारी नहीं देने पर हमला कर रहा है। फिलहाल युवक ने पुलिस के पास पहुंचकर सुरक्षा की गुहार लगाई है। तो मेरठ की खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां 2 लाख रुपए की रंगदारी नहीं देने पर युवक पर हमला किया गया। अधिक जानकारी के साथ संवाददाता अतुल शर्मा जुड़ गए। अतुल, क्या कुछ अपडेट है आपके पास इस पूरे मामले को लेकर? देखिए, मेरठ के थाना लिसाड़ी के क्षेत्र का मामला है, जहां क्षेत्र अधिकारी ने साफ तौर पर कहा है कि जो रंगदारी मांगने वाला व्यक्ति है खालिद लेफ्टी, उसका नाम बताया जा रहा है और फिलहाल जांच की जा रही है। लगातार देखा जाए तो पहले भी कई मामले ऐसे सामने आए। पुलिस का कहना है कि किसी को भी बख्शिश नहीं दी जाएगी। कोई रंगदारी मांगने वाला प्रकरण हो या फिर कोई आपराधिक तत्व हो, तो उत्तर प्रदेश के अंदर कोई भी जगह नहीं है। 0.2 सरकार बनने का मुख्यमंत्री का साफ निर्देश है कि उत्तर प्रदेश के अंदर किसी भी तरह का अपराधी या तो सलाखों के पीछे हो या परलोक सुधार जाए। लगातार देखा जाए तो मेरठ के अंदर ऐसी घटनाएं पहले भी सामने आई है, लेकिन पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि जांच की जा रही है। जल्द ही जो खालिद लेफ्टी है उस पर कार्रवाई की जाएगी। चाहे कितना भी बड़ा बदमाश हो, उत्तर प्रदेश के अंदर उसके लिए कोई भी जगह नहीं है। लेकिन लगातार देखा जाए फिर भी अब मेरठ में ऐसी घटनाएं सामने आ रही है, उसी को लेकर के मेरठ पुलिस सतर्क है। क्षेत्राधिकारी अमित कुमार राय ने साफ तौर पर कहा है कि उसकी जांच की जा रही है। जल्द ही इस मामले में प्रकरण को जल्दी ही संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई की जाएगी। ठीक है, शुक्रिया अतुल तमाम अपडेट देने के लिए। वहीं मेरठ के भामा शाह पार्क स्टेडियम में रणजी ट्रॉफी मैच का खेल खेला जा रहा है। यूपी और ओडिशा की टीम के बीच में मुकाबला चल रहा है। मैच के तीसरे दिन यूपी 372 रन पर ऑल आउट हो गई। लंच के बाद ओडिशा अपनी दूसरी पारी की शुरुआत की। हालांकि पहले ही ओवर में ओडिशा के 1 विकेट गिर गया। मेरठ के 3 बच्चे खेल रहे हैं। शुभम मावी खेल रहा है और प्रियम गर्ग ने कल सेंचुरी बनाई है। ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस है यूपी के बच्चों का और देख के खुशी हो रही है, क्योंकि पीछे कुछ मैचेस में हमारे बच्चों ने बहुत अच्छा नहीं किया, लेकिन इस मैच में वो अच्छा प्रदर्शन कर रहा है। मैच अच्छा चल रहा है, पिच अच्छा खेल रहा है। दोनों टीमों के लिए बराबरी की टक्कर है। मेरठ में अच्छा खेल रहे हैं, अच्छी बॉलिंग कर रहा है मावी और सौरभ कुमार भी अच्छी बॉलिंग कर रहा है। डिसाइड होगा, जो अच्छा खेलेगी। इस टाइम बराबरी पे है मैच, जो अच्छा खेलेगा वही जीत। उड़ीसा में भी अच्छे बॉलर हैं, मोहंती हैं, इतना मुझे वो नहीं है, लेकिन यूपी के भी अच्छी टीम है और बराबरी की टक्कर है। कल रिजल्ट ही निकलेगा इसका। अगली खबर अमरोहा से, जहां पर ट्रेन में युवक की पिटाई की गई है। टीटीई ने युवक की जमकर पिटाई की है। अवध असम एक्सप्रेस में यात्रा के दौरान ये पिटाई की गई है। स्लीपर में यात्रा करने पर युवक की पिटाई का ये पूरा मामला इस वक्त सामने आया। युवक की पिटाई का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। अमरोहा के इकरार नगर का पीड़ित युवक रहने वाला है और ये वायरल वीडियो भी आपको लगातार दिखा रहे हैं। अवध असम एक्सप्रेस में यात्रा करने के दौरान ये पिटाई का पूरा मामला सामने आया है। बंद कर दो आप, मुझे मार क्यों रहे हो बिना बात के? नहीं, मैं आपकी कंप्लेंट करूंगा, आगे भाई से बात करूंगा आपकी। नहीं, आपने मारा कैसे मुझे? आप, मैं कह रहा हूँ अगले स्टॉप पर उतरूंगा, तो मार क्यों रहे हो आप? हाँ, मार क्यों रहे हो? वीडियो बननी है आपकी, आगे भेजूंगा ना आपकी। वरना मार क्यों रहे हो आप मुझे? मार क्यों रहे हो? वरना मार क्यों रहे हो आप मुझे? मार क्यों रहे हो? वरना मार क्यों रहे हो आप मुझे? मार क्यों रहे हो? तो ट्रेन में युवक की किस तरीके से पिटाई की गई है वो तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि ये वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है। जिस तरीके से टीटी ने युवक की जमकर पिटाई वहां पर किया। हालांकि इस दौरान जो युवक है वो लगातार ये सवाल कर रहा है कि आखिर उसको क्यों मार रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी टीटी यहीं नहीं रुकते, उसकी जमकर पिटाई की गई। ये तस्वीरें आपको दिखा रही है। ये वायरल वीडियो इस वक्त सामने आया है। जो पीड़ित युवक है वो अमरोहा के इकरार नगर का रहने वाला बताया जा रहा है। अधिक जानकारी के साथ मोहम्मद माजिद जुड़ गए हैं फोन लाइन पर। मोहम्मद माजिद, क्या कुछ अपडेट है आपके पास में इस पूरे मामले को लेकर? क्या अभी तक कोई शिकायत, कोई एफआईआर टीटी के खिलाफ दर्ज की गई है इस मामले में?
देखिए कृतिका, मैं बता दूं, ये पूरा मामला अमरोहा जनपद के अमरोहा रेलवे स्टेशन का है, जहां पद्मावत एक्सप्रेस में वो यात्री यात्रा कर रहा था। बताया जा रहा है कि जो भीड़भाड़ होने की वजह से वो स्लीपर कोच में बैठ गया था और टीटी ने उसको टिकट चेक किया तो वो जनरल का था। उसके बाद टीटी ने उसके साथ मारपीट की है। उसने खुद, पीड़ित व्यक्ति ने खुद उसकी वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल किया है और उसने कहा है कि मैं अमरोहा पहुंचकर इस पूरे मामले की जो है शिकायत दूंगा। अभी पीड़ित व्यक्ति ने इस पूरे मामले को लेकर शिकायत पत्र जीआरपी को सौंप दिया है। अभी फिलहाल जीआरपी ने इस पूरे मामले में कोई मुकदमा दर्ज नहीं किया है। जी ठीक है, शुक्रिया माजिद तमाम अपडेट और जानकारी देने के लिए। और इसी के साथ फिलहाल 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ इतना ही। बाकी देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।